अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो लाने दो चाबी, कितनी देर लगेगी चाबी लाने में? ये माइक नहीं चल रहे भाई। हमारे माइक आ रहा है सर ऑडियो इधर मिल जाएगा। सभी को नमस्कार। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ED छापा मारने पहुंची थी और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि ACB जांच कर रही है, ACB ने पूछताछ की, ACB ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी ACB के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और ACB के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी
स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे? वहां उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तब बोला, अरविंद केजरीवाल जी को जब नीचे बेल मिली तो ट्रायल कोर्ट ने बोला, अभी 2 दिन पहले दोबारा से जब के कविता जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बोला कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने केंद्र शासित एजेंसियों को कि वो कोई कानून नहीं है उनके लिए। मतलब पिक एंड चूज हो रहा है साफ तौर पे। आपका आरोप है इन लोगों ने जो है 100 करोड़ रुपए दिए, उसमें से एक को ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को गवाह बना लिया, चौथे को जमानत दे दी, 5वें को अप्रूवर बना लिया। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है? किसी को आप गवाह बना रहे हैं, किसी को आप अप्रूवर बना रहे हैं, किसी को आप एक्यूज बना रहे हैं, किसी से आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए ले लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई तुमने क्यों लिया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता था वो आदमी, तुमने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी इतने सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक आदमी तो बताया कि भाई हमारा वो फूफा लगता था इसलिए हमने उससे 55 करोड़ रुपए लिए। तुमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और मजाक चल रहा है देश के अंदर। किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, मामले में आगे क्या मतलब आप लोग कोई कदम उठाएंगे, कानूनी या कोर्ट में जाएंगे क्या? अब देखिए कोर्ट के अंदर तो बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोअर कोर्ट तो अब फैसले कर ही नहीं पाते हैं। ये तो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोअर कोर्ट ना जमानत दे पाते हैं ना फैसले कर पा रहे हैं।
ना हाई कोर्ट के लेवल पे फैसले हो पा रहे हैं, जमानत हो पा रही है। हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब आज हम जाएंगे भी तो लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कई महीने बीत जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा जो है केंद्र की एजेंसियां उठा रही हैं कि आप किसी को भी जो है भेड़ बकरी समझ के बंद कर दो। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तब तक 6 महीने 8 महीने बीत जाएंगे। 8 महीने तो उसको अंदर रख लिया, 8 महीने तो आपने उसकी राजनीति खराब कर दी, 8 महीने तो उसका क्षेत्र आपने खराब कर दिया। ये चल रहा है। एक मामला जो है वो आपके खिलाफ भी आया, अब एसीबी जांच करेगी उस मामले की, हेल्थ से संबंधित मामला है, सदन जैन और आपके खिलाफ उस मामले की शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने। एसीबी की क्रेडिबिलिटी आज क्या रह गई है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। 2 दिन पहले साकेत कोर्ट ने एसीबी के विषय में कहा कि भैया इसमें ईमानदार अफसर भी लगा दो। ये साकेत कोर्ट ने कहा है। पार्किंग माफिया से संबंधित एक शिकायत के अंदर कोर्ट के आदेश पे एसीबी ने जांच की और उस जांच में भी जो मेन आरोपी थे उनको छोड़ दिया और कोर्ट ने टिप्पणी एसीबी के विषय में की है। तो एसीबी के विषय में नहीं है टिप्पणी, ये एलजी साहब के विषय में है, क्योंकि एलजी साहब तय करते हैं कि एसीबी के अंदर कौन अफसर लगेंगे कौन नहीं लगेंगे। अपने पुराने जानकार लोगों को एसीबी सौंपी है उन्होंने। तो एलजी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी लोअर कोर्ट ने की, साकेत कोर्ट ने, कि भैया ईमानदार अफसर भी एसीबी में लगा दो। तो मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा जवाब है। अब एसीबी तो इनके घर की है, सीबीआई, एसीबी, ईडी इनके घर की है। ये जिसके ऊपर चाहे जो मुकदमा लगा ले, जो जांच कराना है करा ले। जो अदालत के बाद, अदालत के अंदर ट्रायल चलने के बाद जो फैसला होगा वो फैसले होते हैं। बाकी एसीबी, ईडी, सीबीआई तो खूब करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरोप है अस्पतालों के निर्माण में खासतौर पर एलएनजेपी में जो नया ब्लॉक बना उसमें कुछ अनियमितता बरती गई, खासतौर पर फंड के मामले में जो विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दी थी। अब विजेंद्र गुप्ता पता नहीं कभी सरकार में काम कर पाए या नहीं कर पाए हैं। एमसीडी में काउंसलर थे इतना मुझे याद है, उसके बाद तो विधायक ही रहे हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये फाइल, मैं 1.5 साल से जब से मंत्री हूँ मेरे पास तो ये फाइल कभी आई नहीं। एक बार ये फाइल मेरे पास आई, इसके निर्णय के लिए आया था, फाइल तो नहीं आई थी तब भी, कि भाई अलग अलग हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी सिफारिश थी कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी जाए इन अस्पतालों के अंदर। और मैंने मिनट्स में ये रिकॉर्ड कराया और वो मिनट्स मेरे पास हैं। विजेंद्र गुप्ता जी जिस दिन आएंगे उनको दिखा दूंगा, अपनी एसीबी को भेजेंगे तो उनकी एसीबी को भी दिखा दूंगा, तसल्ली कर दूंगा उनकी भी। मैंने उसके मिनट्स के अंदर ये रिकॉर्ड कराया कि भाई जिस चीज़ का टेंडर हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, उसके अंदर कोई चेंज मत करो, वरना कोई चेंज करोगे तो कल जैसे, कल मुझे पहले से ही अंदाजा था विजेंद्र गुप्ता टाइप लोगों को, ये कल को फिर उछल के कूदेंगे कि जी ऐसे बदल दिया इसलिए जो इसके रेट बढ़ गए। तो भाई हमने तो उस फाइल पे कभी कुछ लिखा नहीं और हमारा निर्णय रखा हुआ है कि जैसा जिस स्थिति के अंदर टेंडर किया उसको वैसे ही रखो। अगर उसके अलावा आपको कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको फला ब्लॉक चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चाहिए, आपको उसके अंदर कैंटीन चाहिए, आपको उसके अंदर पार्किंग चाहिए, मैंने उसके अंदर लिखा है कि भैया उसका अलग टेंडर कर लो, अलग से, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि मुझे अंदाजा है ये जो अफसर घुमा फिरा के मेरे पास फाइलें लाते हैं, मुझे अंदाजा है ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की रात दिन कोशिश करते हैं और मैं भी फिर लंबे लंबे नोट लिख के इनको वापस भेजता हूँ, इसीलिए परेशान भी है मेरे से बहुत ज़्यादा। तो भैया ना तो वो मैंने टेंडर किया और ना उस टेंडर से संबंधित मैंने कोई जो है बदलाव किए। अब जिन अफसरों ने किया उनको फांसी पर लटका दो, मेरी बला से उनको लाल किले पे फांसी पे लटका दो। मैं कह रहा हूँ विजेंद्र गुप्ता जी से लटका दो, मेरे उधर कुछ काम वाम तो है नहीं विजेंद्र गुप्ता को। सौरभ जी, हाल ही में राहुल गांधी ने यात्रा की थी डीटीसी बस में। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि डीटीसी कर्मचारियों से संवाद कर उनके दिनचर्या और समस्याओं की जांच करेंगे। न सामाजिक सुरक्षा, न स्थिर आय और न ही स्थायी नौकरी। कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरों के ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को मजबूरी के मुकाम पर पहुंचा दिया है।
ये पोस्ट किया है। देखिए, ये बात आप लोग तो जानते ही हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी जी भी जानते होंगे, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं। डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मी हों या हेल्थ के हों, बार बार हम लोग कहते हैं कि इनको समान काम समान आय दी जाए और इसके भी प्रावधान ढूंढे जाएं कि इनको कैसे पक्का किया जा सकता है। मैंने हेल्थ के विषय में कई बार लिखा है। यही इनको जो हमारे जो बस मार्शल थे, इनकी भी नौकरी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया वो भी नहीं होना चाहिए था। और डीटीसी के अंदर भी ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं, सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए कि इनको समान काम के लिए समान आय तो मिले ही और ये पक्के हो सकें, इसके लिए भी कोशिशें रहें। समस्या सिर्फ इतनी है कि 2015 से जब से हमारी सरकार आई है, कच्चों को पक्का करने की या सर्विसेज से संबंधित जो भी फैसले लेने की जो ताकत है हमारी, ये जबरदस्ती हमसे छीन के दिल्ली के एलजी को दे रखी है। और वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ पावर एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर काम होना चाहिए और एलजी साहब कुछ काम करें इस पे। सर, कल आपके जो पार्षद हैं रामचंद्र, उनको लेकर भुआ करने की कोशिश की गई। अब स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन भी होना है, तो आपको आशंका है कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है? उसका तोड़ क्या है, कैसे आप उसको बचा पाएंगे अपने पार्षदों को? भाई, ज़्यादातर तो इस तरीके के मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। कौन लोग थे जो हमारे पार्षद श्री रामचंद्र को उठा के ले गए? मास्क तो पहन के आए नहीं थे, गाड़ी में थे। दुनिया भर के सीसीटीवी रोडों पे लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के भी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवियों की निगरानी में वो उनको ले गए और फिर जब हमने हल्ला मचाया तो वो छोड़ गए। क्या दिल्ली पुलिस ने अब तक बताया कि दिल्ली की सरकार का एमसीडी के एक पार्षद अगवा कर लिया गया? किसने अगवा किया? क्या दिल्ली पुलिस ने आपको बताया? क्या दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर कोई छानबीन की? नहीं की। दिल्ली पुलिस क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। ये काम तो सीधा सीधा एलजी साहब का है। एलजी साहब के अधीन आती है दिल्ली की कानून व्यवस्था। क्या बताएं एलजी साहब, बताएं, जवाब दें कि कैसे ये संभव हो गया कि दिल्ली के अंदर दिन दहाड़े एक काउंसलर अगवा हो गया? इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? कौन लोग हैं इसके पीछे, उसका नाम क्यों नहीं बताया गया अब तक? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? किडनैपिंग तो सीधा सीधा जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मेरी और वीरेंद्र सचदेवा की बहस से ये बात साबित होगी कि उसको अगवा किया था या नहीं किया था? फिर तो हर चीज पे बहस ही करा ली जाए। विजेंद्र गुप्ता भी एसीबी में क्यों गए? वो बहस ही कर ले मुझसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कानून का राज ही खत्म हो गया है। हमारा आदमी अगवा हो गया, हम ही साबित करें कि वो किसने अगवा किया, कैसे किया। भाई, ये तो कमाल ही हो गया। आप जांच करके बताइए कौन लोग थे, क्या नाम थे, कहाँ रहते थे, किस पार्टी से जुड़े हुए, अरेस्ट क्यों नहीं हुए? ये आप कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है? अरे भैया, जांच जैसे ही होती है सबसे पहले आप ही लोगों को तो प्लांट किया जाता है। दिल्ली पुलिस की जांच जारी, टीम रवाना हुई मुख्यमंत्री के घर पे, मुख्यमंत्री के घर पहुंच गई टीम, दरवाजा नहीं खुल रहा है, एक एक मिनट की जानकारी दी जाती है। उधर से एलजी के सोर्स भी जानकारी दे रहे होते हैं, इधर से पुलिस वाले भी जानकारी दे रहे होते हैं। अब ऐसे सो गए एलजी साहब कि उनको मालूम ही नहीं है कि भाई दिल्ली के अंदर एक पार्षद अगवा हो गया। इंटरनल टूट ना हो उसके लिए क्या रणनीति आप लोगों की? तो पार्षद भी 10 उधर ना गए, जैसे 5 गए थे तो एक ही वापस आया, 4 रह गए। ये आपको इस बात की चिंता है कि पार्षद जा रहे हैं भाजपा में? उन्होंने बोला है कि 2500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए थे, जिसमें लैब सेटअप करना था, आईसीयू बढ़ाने थे, लेकिन सारा पैसा जो है वो केजरीवाल सरकार डका दी। नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने थे। 1125 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 800 करोड़ रुपए का चुनाव हो गया। देखिए, ये कौन कह रहे हैं?
ये विजेंद्र गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी क्या वो नए नए लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो वो ना मिस फायरिंग कर रहे हैं, अभी उनको जानकारी पूरी नहीं है। ठीक है, उनको क्या है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी जो जानकारी दे रहे हैं वो आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। उनको कहिए कि वो हेल्थ सेक्रेटरी को घर बुला लें चाय पे और उनको कहें कि समझाएं उनको पूरा पूरा। ऐसे सिर्फ कागज़ व्हाट्सएप पे पास करने से जो है वो काम बनेगा नहीं उनका।